नैनीताल में बुधवार रात नाबालिग से रेप के मामले में बवाल हुआ है। आरोप है कि 76 साल के बुजुर्ग उस्मान ठेकेदार ने एक 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। मामला कोतवाली पहुंचा तो शहर के लोगों ने थाना घेर लिया, जिसके बाद बवाल हुआ है। पहलगाम और फिर नैनीताल में हुई इस घटना से भीड़ आक्रोशित हो गई। हंगामा इस कदर भड़का कि भीड़ ने पहले तो गाड़ी पड़ाव की दुकानों से कई लोगों को निकाला, फिर दुकानों में रखा सामान फेंक दिया। मामला बढ़ने के साथ ही भवाली और भीमताल की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। बाद में किसी तरह भीड़ को समझाया गया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कि एक हमारी हिंदू लड़की जो नाबालिग है, 3 महीने से उसके साथ लगातार यौनाचार की घटना हो रही है। आज उसने बड़ी हिम्मत करके इस घटना को अपने घर में बताया और वो लोग थाने नैनीताल कोतवाली आए। कोतवाली में उसके मेरे साहब जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि वो मुस्लिम समाज से था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस लाइन में। शायद अभी वो है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत FIR की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस घटना पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है। नैनीताल में मॉब ने कुछ इस तरह से किया है। ये देख सकते हैं कि जो दंगा है वो इस तरह से भड़का है और हिंदूवादी संगठनों ने पहले वो दुकान तोड़ी है और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ माउंटन लोग थे उनकी दुकानें थी, उनको किराए पे दी गई थी और इतना ज़्यादा इन लोगों का आक्रोश था कि और उसके बाद जो ये पूरी तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और इसके अलावा ये पूरा सामान तोड़ दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति है उस पर नाबालिग से रेप का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी पुलिस चाहे वो भवाली थाने की हो, भीमताल थाने की हो या आसपास के जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो इस तरह से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ देर में उसकी गिरफ्तारी हो जाए और तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मॉब हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के संकेत नैनीताल में मिल रहे थे कि जो चौराहे थे उन पर किस तरह के लोगों का कब्जा था, किस तरह से जो गाइडिंग है वो हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अगर ये सब कुछ हो रहा है इसके लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानी जा रही है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। वीरेंद्र, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और लोगों में बहुत गुस्सा है। इस वक्त की स्थिति बताएं कि इस वक्त क्या है, जो आरोपी है उसे कहां रखा गया है, किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और लोगों का क्या कहना है? देखिए, मैं इनका फिलहाल जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। हालांकि जो संगठन है या जो कल रात भीड़ पहुंची थी उसने एक अल्टीमेटम दिया है आज सुबह 11 बजे का। अगर सारी चीजों को ठीक नहीं किया जाता है तो वो 11 बजे उसके बाद भी नैनीताल को बंद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल रात ये घटना हुई, नाबालिग से जो रेप का आरोप 76 साल के एक व्यक्ति पर लगा है, उसके बाद ये भीड़ कोतवाली पहुंची है और उसके बाद आसपास में जो दुकानें आवंटित की गई थी धर्म विशेष के लोगों को, उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो फूटा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 साल से लगातार इस बात को देखा जा रहा था कि जो चौराहे पे अनरजिस्टर्ड गाइड हैं, जो बाहर के लोग इस तरह से गाइडिंग कर रहे हैं या टैक्सी के संचालन कर रहे हैं या नाव का संचालन कर रहे हैं, उसके प्रति जो स्थानीय लोगों का गुस्सा था वो दिखा है। और जिस तरह से जो पहलगाम में टूरिस्ट के साथ टूरिस्टों की हत्या की गई थी उसका भी आक्रोश इस भीड़ में दिखा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं इन सारी चीजों को लेकर चिंतित थे, उसी का जो खामियाजा है वो कल रात भुगतना पड़ा है। हालांकि खास बात यह है कि जो इतना बड़ी हिंसा नैनीताल में रात 3 बजे तक होती रही, जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं
वो कोई मौके पे नहीं थे, चाहे वो नैनीताल के एसएसपी हो, चाहे वो डीएम हो, तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है। हालांकि आज इस बात को प्रशासन कह रहा है कि जो तमाम चीजें हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीरेंद्र, रेप के आरोपी को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लोगों का गुस्सा भी शांत हो गया है, लेकिन ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि रात 3 बजे तक बवाल होता रहा और आला अधिकारी चैन की बंसी बजाते रहे। आखिर कहाँ व्यस्त थे आला अधिकारी? अगर मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता तब किसकी होती जवाबदेही? धन्यवाद आपका वीरेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खटीमा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के नानकमत्ता से लापता महिला के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। 6 महीने से लापता पूजा मंडल की हत्या कर दी गई है। पति मुश्ताक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। मुश्ताक ने पूजा के शरीर के कई टुकड़े किए नहर में फेंक दिया। खटीमा नहर से पूजा के शरीर के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं। मुश्ताक ने खुद को सुनील यादव बताकर पूजा से शादी की थी। पुलिस ने हरियाणा से आरोपी पति मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, बहुत बड़ा खुलासा है ये। पुलिस ने कैसे इस मामले का पर्दाफाश किया और मुश्ताक से पूछताछ में और क्या क्या पता चला? उसने पूजा की हत्या आखिर क्यों की थी? देखिए, ये साल 2022 में पूजा जो है एक तलाकशुदा महिला थी और जो गुड़गांव में एक कंपनी में काम करती थी। वहीं पर मुश्ताक की इससे मुलाकात हुई, क्योंकि दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे, तो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन जब साल 2024 में पूजा को ये पता लगा कि असल में यह मुश्ताक नहीं, ये सुनील यादव नहीं बल्कि मुश्ताक है, क्योंकि उसने सुनील यादव बनकर के पूजा से शादी की थी और इसने मुश्ताक ने बकायदा सितारगंज में आकर के एक दूसरी शादी की। जब पूजा को ये सब बातें पता लगी तो उसने इस बात का विरोध किया और बकायदा पुलिस में इस बात की शिकायत हुई और नवंबर 2024 में इसकी शिकायत पूजा ने पुलिस से की थी। तब पुलिस का कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि दोनों बालिग हैं, फिर ठीक है दोनों साथ लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद ही नवंबर अंत से पूजा लगातार गायब चल रही थी और पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी। और हरियाणा में भी इसके खिलाफ, क्योंकि लड़की उस समय हरियाणा में थी, हरियाणा में काम कर रही थी, तो हरियाणा में भी इसका मामला दर्ज किया था। हरियाणा पुलिस इसकी लगातार तफ्तीश कर रही थी। कल हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची और आज सुबह सुबह ये जो है एक देर रात जो है इसकी पूजा की लाश के टुकड़े खटीमा नहर से बरामद किए गए। हरियाणा पुलिस ने बहुत सख्ती से पूछताछ की उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर के मुश्ताक से, तो मुश्ताक को उस लोकेशन पे लाया गया खटीमा में, जहां पर उसने शरीर को के टुकड़े करके पूजा के फेंके हुए थे। उसने सबसे पहले ये बताया कि पूजा के शरीर से उसने उसके सर को अलग किया और उसके बाद शरीर के कई सारे टुकड़े किए, जिन्हें उन्हें कट्टे में भर करके उसने खटीमा में किसी नहर में फेंक दिया है। पुलिस उस लोकेशन पर लेकर के आई जहां से पुलिस को लाश के टुकड़े मिले हैं कट्टे के भीतर से उसका, लेकिन अभी तक भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुश्ताक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये बहुत ही जघन्य मामला सामने आया है। एक तरीके का लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो एक बड़ी जो है तनाव की भी स्थिति है इस समय और पुलिस बल भी इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। जो नानकमत्ता सितारगंज का इलाका है वो भी वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया। इस तरीके के बिल्कुल शैलेंद्र, और यहाँ पुलिस की तारीफ करनी होगी जिस तरह से पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। वक्त लगा लेकिन इस मामले का खुलासा हो गया है। हालांकि अब जो बातें सामने आई है इससे इलाके में तनाव न बढ़े, इसे लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो खुद को सुनील बता करके मुश्ताक ने पूजा से शादी की, उसे धोखा दिया और पकड़े जाने पर उसे मार डाला। इधर केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें केंद्र सरकार अब देश भर में जातीय जनगणना करवाएगी। जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले पर मुहर लगने के बाद विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें, विपक्ष जातीय जनगणना की मांग लंबे वक्त से कर रहा था। अब विपक्ष में भी फैसला हो जाने के बाद इसका क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। जातीय जनगणना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना के फैसले को स्वीकृति देना एक ऐतिहासिक कदम है। ये फैसला न केवल सामाजिक न्याय की भावना को बल देगा बल्कि सभी वर्गों के संतुलित विकास के लिए ठोस नीति बनाने में सहायक होगा। पीएम मोदी की ये पहल
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये उनकी मांग थी, लंबे वक्त से मांग थी और जल्द ही जनगणना होनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी इसके चैंपियन हैं। हमारी मांग थी, हमारे नेता लगातार इसके लिए सामाजिक दबाव बना रहे थे, जनमत बना रहे थे और ये होना चाहिए था। और कांग्रेस ने पहले भी इस तरह यदि उस जनगणना के नतीजे आते पिछली, तो उसमें हमने इसका प्रोविजन रखा था। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भी जातीय जनगणना पर पोस्ट किया। बलूनी ने लिखा, केंद्रीय कैबिनेट के जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना के फैसले को स्वीकृति देना एक ऐतिहासिक कदम है और ये महत्वपूर्ण फैसला देश के उन करोड़ों लोगों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम बनेगा जो दशकों से नजरअंदाज रहे। न्याय की पहली शर्त होती है सच्चाई को जानना और जातिगत आंकड़े उसे सच्चाई की तस्वीर बनने के साथ सामाजिक न्याय की नींव रखेगा। बुधवार को रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद आज सुबह बाबा केदार की डोली अपने धाम केदारनाथ के लिए रवाना होगी और आज शाम ही बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद कल यानी कि 2 मई की सुबह शुक्रवार 7 बजे वृष लग्न में केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खुलेंगे और इसी के साथ बाबा केदार के ग्रीष्मकालीन यात्रा का आगाज हो जाएगा। डोली के साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी चल रहे हैं। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। बाबा केदार की डोली के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी आगे बढ़ते हुए कई दिनों की ये पैदल यात्रा अब अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली है। आज शाम धाम पहुंच जाएगी बाबा केदार की उत्सव डोली और उनके साथ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भी केदारनाथ धाम की तरफ आ रहे हैं। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है जब केदारनाथ धाम की सजावट का काम शुरू हुआ था। अब ये धाम पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है, जहां पर फूलों से प्रवेश द्वार को सजाया गया है, मुख्य गेट को सजाया गया है। बुधवार से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। विधि विधान के साथ बुधवार को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। उन्होंने दोनों धामों में पूजा अर्चना की। आखिर 6 महीने का इंतजार पूरा हुआ और इसी के साथ चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। सुबह मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। कपाट खुलने के दौरान गंगोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पूरे विधि विधान के साथ सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ आरती भी की। मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। गंगोत्री धाम में पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरी तरह से जिस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि उस कपाट खुलने के बाद किस तरह से नज़ारे हैं। जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ मौजूद रहे
और उन्होंने भी सबको बधाई दी और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। आप देख सकते हो लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई इस समय दर्शन कर रहा है। अगले 6 माह जो यात्री होंगे वो इसी तरह से माँ गंगा के और यमुनोत्री धाम में यमुना के दर्शन कर सकेंगे। गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। सुबह 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव की डोली के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंची थी। उसके बाद शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए। प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना भी की। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। ग्रुप के साथ मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और चारों धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह। तो अक्षय तृतीया का दिन है, इसीलिए हमने पहला ही कर दिया था। अक्षय तृतीया में यमुना माता के दर्शन लेने की जरूरत है, इसलिए हम ये अक्षय तृतीया में इधर आए थे। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के 4 धाम यात्रा नहीं की जा सकती। अभी तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब इंतजार पूरा हुआ। अगले 6 महीने तक केदार घाटी में महादेव के जयकारों की गूंज होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। बाबा केदार की डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई। गौरीकुंड के बाद गुरुवार की शाम डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तरह देश भर से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका काम निरंतर चल रहा है और एक कंसर्न हमारा पाताल गंगा टनल में बना हुआ है, जो कि अभी कंक्रीटिंग का काम और स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है। तो उसमें कम से कम 6 से 7 दिन अभी और संस्था को लगेंगे उसको सुचारू करने में। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सेंसिटिव जोन्स हैं यात्रा में, उनमें CCTV पुलिस के माध्यम से लगाए जा रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग सुचारू हो सके। वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं। सड़क मार्ग पर जहां जहां भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु निकल पड़े हैं। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा की पार्किंग से साधु संतों और स्थानीय नेताओं ने मुंबई के यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फोन करके रिलेटिव्स ने पूछा कि जाना है आपको कि नहीं जाना है, लेकिन धामी सरकार है और मोदी जी का साथ है, हम लोग को कोई डर नहीं है। और यहाँ पे अभी मंत्री लोग ने, पंडितों ने इतना बड़ा मंत्र जाप किया। हमारे अभी एक्चुअली यहाँ से चालू ही कर रहे थे और उन्होंने सब मंत्र कर लिया, तो एक हौसला भी बढ़ गया कि नहीं चलो अभी सब अच्छा ही होने वाला है। हरिद्वार आए और उत्तराखंड आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हमारा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम कर रहा है। इस साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के 4 धाम पहुंचने की उम्मीद है।
वहीं चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही मौसम विभाग ने मई के पहले हफ्ते में प्रदेश भर में तेज बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले 3 सालों में नैनीताल के कैंचीधाम में बेकाबू भीड़ ने प्रशासन को टेंशन दी है। कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय लोग भी जाम की समस्या से परेशान रहे। अब वही कैंचीधाम, जहां पर 4 धाम के तर्ज पर रजिस्ट्रेशन शुरू करने की मांग हो रही है। अगर सब ठीक रहा तो 4 धाम की तर्ज पर ही नैनीताल के कैंचीधाम में भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कैंचीधाम में जाम की समस्या पर सुनवाई के दौरान IIM काशीपुर ने कोर्ट को श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया है। अब तक यहां बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही लाखों लोग पहुंच रहे हैं, जिससे पार्किंग की समस्या के साथ साथ सड़कों पर जाम लग रहा है। के लिए ये सुझाव समय समय पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के माध्यम से आता है कि वहाँ पंजीकरण की व्यवस्था करके कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही प्रतिदिन दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। इसका एक प्रस्ताव भी नंबर्स को असेसमेंट करने के लिए, बेयरिंग कैपेसिटी को जो है असेस करने के लिए एक पर्यटन विभाग को भेजा गया था शासन में। तो 4 धाम यात्रा पोर्टल पर ही इसको कराए जाने का एक प्रपोजल अभी विचाराधीन है। पिछले 3 साल में कैंचीधाम दुनिया भर में आस्था का केंद्र बन चुका है और लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। वहीं कैंचीधाम की भीड़ के चलते हल्द्वानी से नैनीताल, भीमताल आने वाली सड़कों पर घंटों जाम के हालात बन जाते हैं। स्थानीयों को देखो, कभी जो बीमार हैं उनको आने में दिक्कत है, जो किसान हैं उनके सब्जी मंडी और वो उसमें आने में है, और स्कूल के बच्चे जो परेशान हैं, जिनको आने में देरी हो रही है, किसी को इंटरव्यू देना है, किसी को कुछ देना है। तो सरकार को इस पर स्थानीय लोगों के बारे में भी सोचे। 4 धाम की तरह दर्शन होना चाहिए, जिससे श्रद्धालु भी आ सके, वो अपने दर्शन कर सकें और आम जनता को भी फायदा हो। बहरहाल अगर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं को किया जाता है तो आसानी से श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे, साथ ही जाम की समस्या से भी राहत मिल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित किए जाने का संकल्प लिया। सीएम ने कहा, युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ा है और इनोवेशन बढ़ाने का भी। तो डिफेंस हब बनाने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड को सीएम पुष्कर सिंह धामी। इधर सोना चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, इसका क्रेज कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया का शुभ संयोग, शादियों का सीजन और ऊपर से गोल्ड मार्केट में ऑफर की भरमार, ऐसा संयोग बना कि लोगों की भीड़ गोल्ड शॉप पर जमकर दिखी। शादियों का सीजन, ऊपर से अक्षय तृतीया का शुभ संयोग। देहरादून के गोल्ड मार्केट में लोगों के लिए खरीदारी करने का इससे अच्छा मौका शायद ही कोई होता। इसीलिए देहरादून में बुधवार के दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी करते नजर आए। सोने के 22 कैरेट के दाम 88,000 पार थे। उसके बावजूद लोगों ने मौके नहीं चूके। हालांकि लोग इसे एक अच्छा निवेश भी बता रहे हैं। हमेशा एक इन्वेस्टमेंट ही होता है और मैं तो इसे खास तौर पे इन्वेस्टमेंट के तौर से ही देखती हूँ। तो अच्छा 22 कैरेट में ही लेने पसंद करती हूँ। मैं लेने आई थी एक छोटा सा कुछ अक्षय तृतीया के निमित्त ना, पर यहाँ आके ऐसा पूरा फेस्टिवल जैसा लग रहा है नीचे, तो ब्रेसलेट्स पसंद कर रहे थे अभी। तो हम इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट है ना, खरीद रहे हैं तो आगे चल के इसके रिटर्न्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। दुकानदारों ने भी अक्षय तृतीया को देखते हुए स्पेशल ऑफर निकाले। कहीं गोल्ड के सामान में मेकिंग चार्ज में 25% तो कहीं डायमंड में 10% तक छूट दी गई, जिसका फायदा ग्राहकों ने खूब उठाया। की मेकिंग पे छूट दे रहे हैं और दूसरा 25% हम डायमंड की ज्वेलरी में डायमंड पर छूट है,
प्लस हमारी जो मेकिंग है वो 4.9 से स्टार्ट है। गोल्ड के रेट बढ़ने के बाद थोड़ा सा कम होने के बाद लोगों को ये बेनिफिट बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह से लोग परचेसिंग करने आए हुए हैं। अब चाहे इसे इन्वेस्टमेंट कहें या शौक, शुभ मौके को हाथ से कोई जाने नहीं देना चाहता। ऐसे में लोगों ने हाई रेट की फिक्र छोड़कर गोल्ड मार्केट पर जमकर पैसा बहाया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।